हेलो एस्पायरेंट्स, 18 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, हम सबको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है गवर्नमेंट जंक्स बॉर्डर वॉल प्लान, मतलब गवर्नमेंट ने एंड कर दिया ये बॉर्डर वॉल का प्लान। तो बॉर्डर वॉल मतलब बाउंड्री पे, बॉर्डर पे वॉल बनाने का प्लान था अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्री इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री जो है वो एलओसी और इंटरनेशनल बाउंड्री दोनों डिफाइन करती है। तो ये जो मैप है हमको एक बार देखना होगा। तो ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, ये 210 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसमें से जो वॉल था वो 179 किलोमीटर पे यहाँ बनना था। ये प्लान 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने लाया था, पर अभी 2017 में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसको एंड कर दिया है। तो इस पे प्रोटेस्ट भी रेज किया था, पाकिस्तान ने अपना प्रोटेस्ट रेज किया इन यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने कहा कि इंडिया यहाँ पे बॉर्डर वॉल बना के एक जो वर्किंग बाउंड्री है, तो प्रेजेंट फिलहाल के लिए जो वर्किंग बाउंड्री है उसको डिफैक्टो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट रेज किया। अभी इसमें क्या रीजन है इसका वो समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखना होगा। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री है वो डिसाइड की गई थी बाय रैडक्लिफ कमीशन। तो ये बाउंड्री कमीशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया कि कैसे बाउंड्री डिसाइड होगी। वो अनाउंस हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, 14 अगस्त को इवन पाकिस्तान एक दिन पहले सेलिब्रेट करते। तो ये उसके बाद 17 अगस्त को रैडक्लिफ रिपोर्ट जो है अवार्ड वो सामने आया कि बाउंड्री क्या होगी। ये जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं ये बाउंड्री डिसाइड हुई थी। तो ये मतलब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर था, उसमें ये इंडिपेंडेंट कंट्री एस्टैब्लिश हुई थी बांग्लादेश। तो ये जो पाकिस्तान है बाउंड्री ये रेड लाइन डिसाइड कर रही थी। तो अब ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्रीज को पता नहीं, लोगों को पता नहीं था कि कौन सी कंट्री में वो रह रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कहाँ कंट्री होगी, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी उनको नहीं पता था। मतलब 15 अगस्त को भी यहाँ पता नहीं था कि आप जहाँ रह रहे हो वो इंडिया है कि पाकिस्तान। तो वो 17 अगस्त को पता चला। इसीलिए जो माइग्रेशन हुआ वो इतना हेस्टिली हुआ और इतना अनमैनेजेबल था कि रायट्स हुए। तो जो पार्टीशन रायट्स है उसके लिए ब्रिटेन को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि ये उन्होंने अनाउंस बाद में किया। और रीजन ये था कि दे डिड नॉट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एंटायर थिंग विच हैपेंस पोस्ट दैट। तो उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया था। तो ये एक पॉइंट था। प्लस तो दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर का इशू। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक्चुअली यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स को ब्लेम किया जाता है, बिकॉज व्हेन दे गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया उन्होंने कहा टू द एंटायर इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, उन्होंने कहा वी आर गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया, टू पाकिस्तान एंड ऑल द प्रिंसली स्टेट्स। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, 500 प्लस इन इंडिया इटसेल्फ। तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी टोटल। तो ये जम्मू एंड कश्मीर भी एक मेजर प्रिंसली स्टेट था। तो इनको भी यही ऑप्शन था कि आप या तो पाकिस्तान ज्वाइन करें या इंडिया ज्वाइन करें, या यू कैन स्टे इंडिपेंडेंट टू, ब्रिटेन इज मेकिंग यू फ्री। तो ये पॉइंट था। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, ही डिसाइडेड कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट देन वही था, पाकिस्तान फोर्सेस, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी था, इसीलिए पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस लाके दे ट्राइड टू कॉन्क्वर दिस रीजन बाय फोर्स। तो वो कोवर्टली किया गया था कि लोग खुद रिवोल्ट कर रहे थे, बट एक्चुअली वाज असिस्टेड बाय पाकिस्तान फोर्सेस। तो ये जहां तक वो पहुंच पाए उतना रीजन, फिर जब ये हुआ तो महाराजा हरी सिंह ने क्विकली हेस्टिली इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और एक्सीड किया कि जम्मू एंड कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, और बाद में प्रोविजंस थे कि प्लेब्सिसाइड किया जाए वगैरह। तो ये पॉइंट्स थे। तो ये जब इंडियन फोर्सेस यहाँ पे आए और जितना उन्होंने कंट्रोल कर पाया सिचुएशन को, तो जहां तक वो पाकिस्तान तब तक पहुंच चुकी थी, वो लाइन जो है वो पीओके मानी जाती है बियॉन्ड दैट। तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये वर्किंग बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान प्रेजेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा है। और ये जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं, ये एलओसी का पार्ट नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है। तो ये इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बाउंड्री मानी जाती है, बट पाकिस्तान के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का क्वेश्चन अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। तो बोथ साइड्स आर क्लेमिंग एंटायर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वही डिस्प्यूट जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट है, प्रेजेंट स्टेटस को यही है।
तो इसीलिए जो ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, उधर बॉर्डर बनाने के लिए पाकिस्तान ने क्वेश्चन रेज किया कि जम्मू एंड कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं है। अब जो जम्मू एंड कश्मीर इशू में प्लेब्सिसाइट होने की भी बात थी कि लोगों का वोट लिए जाए, तो यहाँ ये तो रीजन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान को कहा गया कि आप रिट्रीट करो, तो वो रेडी नहीं है रिट्रीट करने को इवन अंडर यूएन सुपरविजन। तो कभी प्लेब्सिसाइट हो ही नहीं पाया बिकॉज दैट्स व्हाट द रीजन इज कि कुछ पॉइंट सामने आया ही नहीं कि व्हाट इज विल बी द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टिल रिमेन्स अ स्टेटस को। तो वही है प्रेजेंट स्टेटस। तो यहाँ पे वो बाउंड्री वॉल पे एक तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज किया, वो पॉइंट था, प्लस इवन आर्मी ने ऑब्जेक्शन रेज किया ऑन दिस इंटरनेशनल बाउंड्री वॉल बिकॉज उन्होंने कहा कि अगर मिलिट्री ऑपरेशंस हो गए, कुछ वॉर है, फाइटिंग है कुछ, तो फॉरवर्ड मूवमेंट जब चाहिए तो बाउंड्री वॉल होगा तो कैसे होगा, तो इट बिकम डिफिकल्ट ऐसा, वो उनका पॉइंट था। प्लस तीसरा जो पॉइंट था वो था कि ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री के पास जो विलेजेस है, ये लैंड जो है वो फर्टाइल है, तो इट्स एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड एंड लोग यहाँ पे वो लैंड गिव अप करने को रेडी नहीं है। तो बाउंड्री वॉल बनाने के लिए लैंड चाहिए, वो एक्विजिशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए ये प्लान को भी एंड किया गया है। होम मिनिस्टर ने कहा है हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश करेंगे, तो ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस यूज करके बनाया जाएगा, मतलब कि ये एक्चुअल बाउंड्री वॉल ना हो बट एक वर्चुअल फेंस बनाया जाएगा, स्मार्ट फेंस। तो टेक्नोलॉजी यूज करके, सेंसर्स यूज करके, ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो डिटेक्ट हो सके। तो ये 24/7 सर्वेलेंस होगा। तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग भी हो गए, सेंसर्स भी हो गए और पूरा नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस कमांड कंट्रोल सिस्टम होगा टू मैनेज द बॉर्डर्स। फिर अगला न्यूज आइटम है नो कंसेप्ट ऑफ नेशनल सॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल किया गया कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि नेशनल सॉन्ग के ऊपर भी नेशनल पॉलिसी फ्रेम की जाए टू प्रमोट एंड प्रोपोगेट नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग के लिए नेशनल पॉलिसी, अलॉन्ग विद दिस नेशनल सॉन्ग के लिए भी हो। तो नेशनल एंथम जो है वो जन गण मन है, इंडिया का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम माना जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को रिफ्यूज किया इंटरवीन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 51A है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। तो उसमें से फर्स्ट वन है नंबर ए, वो है रिगार्डिंग सिटीजन्स दैट दे शुड अबाइड बाय, मतलब फॉलो करना चाहिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी आइडियल्स जो है उसमें उनको, और इंस्टीट्यूशंस जो एस्टैब्लिश किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन सबको अबाइड बाय करना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए। और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम इनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस बेसिस पे, ये फंडामेंटल ड्यूटी के बेसिस पे प्रोविजंस बनते हैं टू प्रमोट एंड प्रोपोगेट नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, पर नेशनल सॉन्ग यहाँ मेंशन नहीं है। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई जुरिस्डिक्शन नहीं उनका कि वो कोई डायरेक्शन दे गवर्नमेंट को। तो ये था। फिर अगला न्यूज आइटम है फ्रॉम मोसुल टू काबुल इट्स अ हेल्थ ऑफेंसिव। तो ये है रिगार्डिंग द हेल्थ फैसिलिटीज विच इंडिया प्रोवाइड्स टू कंट्रीज। तो ये है इराक, मोसुल इन इराक। तो यहाँ पे इराकी सोल्जर्स यहाँ पे जो इंजर्ड होते, वुंडेड होते, वो इंडिया आ रहे हैं फॉर हेल्थ फैसिलिटीज, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। तो आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में वहाँ पे भी काफी सारे इराकी सोल्जर्स का ट्रीटमेंट हुआ है सिंस 2014। तो ये मोसुल है, काबुल इन अफगानिस्तान भी, यहाँ से भी काफी सारे पेशेंट्स हमने ट्रीट किए। हमने वहाँ पे इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी एस्टैब्लिश की है। तो इंडिया प्रोवाइड्स इज असिस्टेंस टू दीज कंट्रीज फॉर मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये मेडिकल डिप्लोमेसी है। और एक फेमस केस जो रिसेंटली चल रहा है न्यूज में, वो है ईमान अहमद जो इजिप्ट से आए हैं। शी इज अराउंड 500 kgs। तो उनका बेरियाट्रिक सर्जन मुफी लाकड़ा वाला ये उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स है कि मतलब मेडिकल डिप्लोमेसी और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। इवन द अर्लीस्ट केस ऑफ मॉडर्न टाइम्स मेडिकल डिप्लोमेसी, तो एक टीम भेजी गई थी हेडेड बाय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। ये गए थे चाइना में ड्यूरिंग साइनो चाइना वॉर जो 1937 to 45 तक था। उस टाइम में इन्होंने वहाँ पे वुंडेड चाइनीज सोल्जर्स को ट्रीट किया था एंड ही डाइड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ही इज हाईली रेवर्ड, उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है इन चाइना। तो ये है। फिर इवन महात्मा गांधी जो जब साउथ अफ्रीका में वो सत्याग्रह लॉन्च किया था, जब वो वहाँ पे थे और उन्होंने प्लान बनाया था सत्याग्रह का, तो जो इनिशियल स्टेप्स उन्होंने लिए थे, तब उन्होंने एक एम्बुलेंस कॉर्प्स एस्टैब्लिश किया था। तो एम्बुलेंस कॉर्प्स ब्रिटिश वुंडेड सोल्जर्स को
स्ट्रेचर्स पे लेके जाती थी, जो वहाँ इंडियन एक्स इंडेंजर्ड सोल्जर्स वर्कर्स थे, वो ये स्ट्रेचर्स यूज करके सोल्जर्स को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते थे, नर्स करते थे। तो वो एम्बुलेंस जैसे उन्होंने सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की थी ड्यूरिंग द बोयर वॉर्स साउथ अफ्रीका में। तो ये भी मेडिकल डिप्लोमेसी का एक इनिशिएटिव था अर्लियर टाइम्स का। तो ये सारा जो है हमने काफी असिस्टेंस दिया। ताजिकिस्तान में भी एक एम्प्टी बिल्डिंग को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया। अब मालदीव, श्रीलंका, इन्होंने भी मेडिकल असिस्टेंस जब मांगा है तो वी हैव प्रोवाइडेड इट। सो वी आर ट्रीटमेंट्स आर प्रोवाइडेड ऑल ओवर द ग्लोब। दैट इंडिया इज नोन फॉर मेडिकल टूरिज्म, कि यहाँ पे लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो इफेक्टिव भी है और चीपर भी है। तो ये है। प्लस जो अगला न्यूज आइटम है वो है जयपुर फुट के बारे में। तो इन्होंने भी जयपुर फुट का एक कैंप लगाया गया इन म्यांमार। तो यहाँ पे प्लान है कि अराउंड 300 हैंडीकैप्ड पर्सन्स को रिहैबिलिटेट किया जाएगा यूजिंग दिस फेमस आर्टिफिशियल लिम्ब। तो जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए ये जयपुर फुट है। तो जयपुर फुट इज वेरी फेमस। इट्स नोन फॉर इट्स मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब वो इजीली मूवमेंट फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूथ का किया भी, थोड़े यूथ जो जयपुर फुट यूज कर रहे हैं उन्होंने ऑडियंस के सामने जंप करके बताया, स्क्वाट करके बताया कि ये लिम्ब कितना मैन्यूवरेबल है, इजीली आप मूव कर सकते हो। तो ये जयपुर फुट, ये जयपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। तो ये उसको प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर। और यहाँ पे 28 कंट्रीज में, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में इन्होंने प्रोवाइड किया है। 16 लाख पीपल हैव बेनिफिटेड इस क्लेम। सो यही है जयपुर फुट, जो अब म्यांमार में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है यूनिफॉर्म नॉर्म्स फॉर ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन सून, सेज नॉटो। तो नॉटो है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है टू डिसाइड पॉलिसीज ऑन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट। तो इन्होंने प्लान किया है कि अब हम फ्रेम कर रहे हैं, इन द प्रोसेस फ्रेम कर रहे हैं यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऑन ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन। तो अगर एक ब्रेन डेथ हो गया है तो सर्टिफिकेशन डॉक्टर्स कैसे दे, तो इसमें नॉर्म्स तो है पर ग्रे एरियाज है। तो ये ग्रे एरियाज को कवर करने के लिए अब ये यूनिफॉर्म गाइडलाइन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे। तो वो उससे सर्टिफिकेशन हो पाएगा। तो वंस ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन इज गिवन, तो अगर ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट करना है, डोनेशन होना है, तो वो इजीली हो सकता है। तो ये उसके लिए गाइडलाइंस आएंगे। तो ये है ऑर्गन्स और टिश्यूज जो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। लंग्स है, हार्ट, लिवर, पैनक्रिया, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन्स डोनेट हो सकते हैं। इवन टिश्यूज लाइक कॉर्निया फ्रॉम द आई, स्किन, बोन, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स मतलब what connects muscle to bone and ligament connects the tissue which connects bone to bone. तो इनको टेंडन्स और लिगामेंट्स कहते हैं। हार्ट वॉल्व्स है, वीन्स, ये सारे भी टिश्यूज ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। तो ये ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट इसके लिए है। तो ये है ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नॉटो। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर फंक्शन करती है। इसके 2 मेन डिविजन्स है। तो ये मैंडेटेड है एस्टैब्लिश करने के लिए अंडर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो एक है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क। तो ये रिमूवल एंड स्टोरेज के लिए है। तो यहाँ पे ये दिल्ली में इनिशियली एस्टैब्लिश किया गया, फिर ऑल ओवर इंडिया एक नेटवर्क बनाया जाएगा। और ये नेशनल बायोमटेरियल सेंटर, तो ये बैंक की तरह फंक्शन करता है। तो यहाँ रिमूवल स्टोरेज होता है, फिर यहाँ पे पूरा प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इस बैंक के थ्रू होगा। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है। अगला न्यूज आइटम है हेलीकॉप्टर डील टेक्स शेप। तो ये इंडिया रशिया का डील है, कम आउट टू 2060, हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ये रशिया ने हाईलाइट किया है कम आउट टू 2060। पहले तो 60 हेलीकॉप्टर्स इंपोर्ट की जाएगी, इंडिया इंपोर्ट करेगी फ्रॉम रशिया। उसके बाद एटलीस्ट 140 हेलीकॉप्टर्स इंडिया को प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये हॉल के थ्रू होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हॉल को किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया गया बिटवीन हॉल एंड रोजोबोरॉन एक्सपर्ट एंड रशियन हेलीकॉप्टर्स। तो ये जॉइंट वेंचर अभी रजिस्टर किया जाएगा। तो एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट अब साइन नहीं हुआ है, तो वंस साइन हो जाएगा तो ये जॉइंट वेंचर के थ्रू ये फंक्शन करेगा। तो रशिया ने क्लैरिफाई किया है कि ये कम आउट ऑफ 2060 हम चाहते हैं वैसे ही फंक्शन करे जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल है जॉइंटली डेवलप्ड है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, जो 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है 2 कंट्रीज की, उसके बेसिस पे ये नाम दिया गया ब्रह्मोस। तो ये जॉइंट वेंचर जैसे इसने फंक्शन किया वैसे ही वो चाहते हैं कि ये कम आउट 2060 के लिए भी जॉइंट वेंचर वैसे ही फंक्शन करे। ब्रह्मोस अब सेल की जाती है
थर्ड कंट्रीज, तो दोनों मिलके सेल कर रहे हैं, तो वैसे ही वो चाहते हैं कम आउट 2060 भी थर्ड कंट्रीज को सेल की जाए, मतलब बाकी कंट्रीज को, इंडिया रशिया के अलावा। तो वो ये हेलीकॉप्टर डील प्लान किया जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है आधार अ मस्ट फॉर स्कॉलरशिप्स। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि आधार मैंडेटरी किया जाएगा फॉर स्कॉलरशिप स्कीम्स। तो ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, तो 2008 में लॉन्च की गई थी फॉर क्लास 8 ड्रॉप आउट्स। तो इनको 500 पर मंथ दिया जाता है। तो मीन्स कम मेरिट मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनके पास मीन्स नहीं है, और जो मेरिटोरियस स्कूल स्टूडेंट्स है, उनको ये दिया जाएगा। तो ये स्कॉलरशिप स्कीम में अभी मैंडेटरी हो गया है कि अगर आधार होगा तो ये आप बेनिफिशियरी हो सकते हो। लेकिन इस ऑर्डर में ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि पेरेंट्स एंड स्कूल्स आर रिस्पॉन्सिबल कि चाइल्ड जो है वो आधार एनरोल्ड हो। तो इसके लिए अगर आधार एनरोल्ड नहीं है तो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ही टेक्स द चाइल्ड टू द नियरेस्ट आधार एनरोलमेंट सेंटर और आधार एनरोलमेंट किया जाए। तो ये पॉइंट्स है। बाकी भी जो 12 और स्कॉलरशिप स्कीम्स है वो सब भी आधार मैंडेटरी प्रोविजंस के अंदर आएगी। तो ये शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब स्टूडेंट्स, ये सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है। तो ये आधार एक्ट के अंदर प्रोविजन है। सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट 2016 कहता है कि आधार आप बना सकते हो एक एज एन आइडेंटिफायर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज फॉर वेरियस स्कीम्स। तो ये है प्रोविजन आधार एक्ट में है। पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल भी इन सितंबर 2016 एक स्कॉलरशिप स्कीम जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की थी उसको स्टे कर दिया, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट थी कि आधार मैंडेटरी है। तो ये कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट को भी था। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कंसर्न रेज भी किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक ऐसा स्कीम स्टे कर दिया बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोविजन वो भी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न है कि कोई भी बेनिफिशियरी को डिनाई नहीं करना चाहिए बेनिफिट जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव आधार। तो अगर प्रोविजंस किए जाते हैं कि बेनिफिट मिलेगा, आधार भी एनरोल करो, तो ये जैसे यहाँ स्कीम्स है, प्रोविजन है कि प्रिंसिपल आधार एनरोलमेंट करवाए और बेनिफिट मिलेंगे, मतलब ही विल नॉट बी डिनाइड बेनिफिट। एज लॉन्ग एज दैट डज नॉट हैपन देयर इज नो प्रॉब्लम। और पहले ये भी कंसर्न था कि आधार एक्ट कोई है नहीं, तो किस बेसिस पे आप ये प्रोविजन ला रहे। तो ये आधार एक्ट में प्रोविजन है कि आधार एक आइडेंटिफायर हो सकता है फॉर बेनिफिशियरीज फॉर वेरियस स्कीम्स। फिर अगला न्यूज आइटम है ब्रिटेन 5 पाउंड नोट स्टेज। तो ये 5 पाउंड प्लास्टिक नोट जो ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया था उसमें कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई बिकॉज रिपोर्ट्स आए कि इस पॉलीमर में ट्रेसेस ऑफ एनिमल फैट है, बीफ फैट पाया गया। तो इसकी वजह से जो हिंदू कम्युनिटी है ब्रिटेन में और इवन वेजिटेरियंस जो है उनको काफी दिक्कत हुई एंड दे रेज दियर प्रोटेस्ट। और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिव्यू किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ये नोट नहीं विड्रॉ करेंगे। इवन जो 10 पाउंड नोट्स है वो भी सेम पॉलीमर यूज करके बनाई जा रही है, वो ऑलरेडी प्रिंटिंग हो रही है, तो वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इकोनॉमी में। लेकिन उन्होंने कहा है कि रीजन ये दिया है कि ये जो रीइश्यू करना पड़ेगा अगर नोट्स, तो इसमें 46 मिलियन पाउंड कॉस्ट इन्वॉल्व है, स्पेंट ऑन प्रिंटिंग द फर्स्ट नोट अगेन, और ऑल्सो विड्रॉ करने के लिए भी काफी कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो इस रीजन की वजह से उन्होंने कहा है जो नोट्स इंट्रोड्यूस हुई है वो रहेगी। 10 पाउंड नोट्स जो इंट्रोड्यूस होने वाली है वो भी होगी, लेकिन जो नई $20 पाउंड नोट्स जो है वो हम उसके लिए अल्टरनेटिव एग्जामिन करेंगे। तो ये उन्होंने अश्योरेंस दिया। वो कह रहे कि वी आर ट्रीटिंग पब्लिक कंसर्न विद utmost seriousनess। तो वो पॉइंट है, बट इकोनॉमिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे वो इसको नहीं कर रहे, स्टेप्स नहीं ले रहे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि बैंक को पता नहीं था कि एनिमल डिराइव प्रोडक्ट्स के ट्रेसेस है इस पॉलीमर में जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसके लिए। तो वो भी एक पॉइंट उन्होंने रखा है। तो ये है वो 5 पाउंड प्लास्टिक नोट ऑफ यूके। अगला न्यूज आइटम है सेबी में अलाउ म्यूचुअल फंड्स टू ट्रेड इन कमोडिटीज। तो ये है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसमें उन्होंने पहले भी कहा था कि हम और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ करेंगे। तो फिलहाल कमोडिटी डेरिवेटिव्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स अलाउड है ट्रेडिंग के लिए। पहले तो ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे। तो डेरिवेटिव्स मतलब डिराइव्ड, मतलब उसकी वैल्यू डिराइव्ड है फ्रॉम समथिंग। तो डेरिवेटिव्स एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक्स जनरली शेयर्स ट्रेड होते हैं, तो वैसे ही ये डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रेड किया जा सकता है। पर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग कमोडिटी।
जो कमोडिटी का डेरिवेटिव ये है उसका मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड डेरिवेटिव लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जो प्राइस अभी गोल्ड की है और जितना आपको चाहिए, तो मतलब से 100 ग्राम वर्थ ऑफ गोल्ड, तो 100 ग्राम वर्थ ऑफ गोल्ड का आपको डेरिवेटिव चाहिए, तो 100 ग्राम गोल्ड का वैल्यू जो अभी है मार्केट में, उतने प्राइस में आप ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे। तो ये डेरिवेटिव है, कमोडिटी डेरिवेटिव है, क्योंकि इसका वैल्यू गोल्ड के वैल्यू से डिराइव्ड है, तो ये आपके पास है। अब जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस चेंज होगा, अगर एक अगले महीना बढ़ गया तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, कम हो गया तो ये भी कम होगा। तो वैसे ही इस वैल्यू उसकी अंडरलाइन कमोडिटी से डिराइव की जाती है, इसलिए वो डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो अगर बढ़ रहा है तो आप अपना बेचना चाहते हैं बेच दो, अगर कम हो रहा है तो आप खरीदना चाहते हो तो एक्सचेंज से खरीदो, तो वो होता है ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट। तो ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स कुछ भी कमोडिटी हो सकती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स है, और मेटल्स जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक राइस, व्हीट, कॉटन एक्सेट्रा, इवन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे प्रोडक्ट्स के भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो वो सेबी अलाउ करती है, जो कमोडिटीज अलाउड है, गवर्नमेंट अलाउ करते हैं, तो वो ऐसे वो कमोडिटीज के डेरिवेटिव्स अलाउड होते हैं, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, मतलब ट्रेडिंग होता है इनका कमोडिटी डेरिवेटिव्स का। तो फिलहाल ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को अलाउड है कि आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सेबी का इंटेंशन है कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ किया जाए। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स का पॉसिबिलिटी है, सेबी अलाउ करेंगे इनको इन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट। बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, जैसे बैंक्स है, एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है, इनको भी मतलब जो शेयर्स में वगैरह स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एफपीआईज और एफआईआईज एक ही होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो ये इनको भी अलाउ किया जाए, इसके लिए वो आरबीआई से भी परमिशन ले रहे हैं, दे आर इन टॉक्स विद देम, तो इनको भी अलाउ किया जाएगा, बिकॉज डुअल रेगुलेशन है, क्योंकि बैंक्स के ऊपर आरबीआई का रेगुलेशन है, और अगर वो एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेंगे तो सेबी का भी रेगुलेशन आएगा, तो इसलिए दोनों का परमिशन जरूरी है। तो ये सब अभी फ्यूचर डेवलपमेंट्स होगी। अब कमोडिटी डेरिवेटिव्स का बेनिफिट क्या है कि आप कमोडिटी एक्चुअली नहीं खरीदोगे। एक्चुअल कमोडिटी खरीदने से आपको उस कमोडिटी का, जैसे गोल्ड आपने ज्यादा खरीदा तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, सेफगार्डिंग इट, एंड फिर बाइंग सेलिंग, तो हैसल्स होते हैं उसके अंदर। और ये सिर्फ डेरिवेटिव है जो आप इजीली बाय सेल कर सकते हैं, तो वो बात है। इवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जब होल्ड किए जाते तो दैट रिजल्ट्स इन आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, तो इससे होर्डिंग ना किया जाए, सिर्फ डेरिवेटिव्स के बेसिस पर अगर सेल होता है तो दैट इज अनदर वे ऑफ गेटिंग द बेनिफिट। अगर प्राइस इंक्रीज हुए तो आपको बेनिफिट मिलेगा ऐसे। तो ये है कमोडिटी ट्रेडिंग। फिर अगला न्यूज आइटम है वुली मैमथ ऑन द वर्ज ऑफ रिसरेक्शन। तो ये वुली मैमथ जो था, ये एक एनिमल था जिसका प्रेजेंट क्लोजेस्ट जो एनिमल प्रेजेंटली ऑन अर्थ है वो है एशियन एलिफेंट। तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 4000 इयर्स अगो, तो अब इनको रिसरेक्ट किया जाएगा, फिर से बनाया जाएगा, मींस इनको फिर से पैदा किया जाएगा। तो साइंटिस्ट ये कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डी एक्सटिंक्शन। तो उसको डी एक्सटिंक्ट किया जाएगा, तो मतलब हाइब्रिड एम्ब्रियो बनाया जाएगा। तो जो अनबॉर्न जो चाइल्ड होता है, अनबॉर्न फीटस एम्ब्रियो जो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, तो वो एम्ब्रियो हाइब्रिड होगा, मतलब इस एशियन एलिफेंट और वुली मैमथ के जो स्पेसिमेन रिमेन्स है, जो फ्रोजन रिमेन्स है साइबेरियन आइस में जो पाए गए हैं, उनमें से डीएनए लेके इसमें एशियन एलिफेंट के सेल्स में डाल के इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, रिप्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये टेक्निक डेवलप की गई है, जीन एडिटिंग कहते हैं इसको, मतलब जीन्स को एडिट किया जा सके। तो ये बहुत वाइडली यूज टेक्निक है, क्रिस्पर कैस9 टेक्निक है, फर्स्ट 2012 में डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी, और ये काफी सिंपल टेक्निक है जिससे इजीली एक कट पेस्ट की तरह आप जेनेटिक मटेरियल कट और पेस्ट कर सकते हैं। तो ये डीएनए जीन एडिटिंग इजीली हो सकता है, तो ये यूज की जाएगी। मतलब ये क्रिस्पर कैस9 है, जैसे कि ये डीएनए है, तो डीएनए में से ये पार्ट अगर आपको निकालना है तो ये आप निकाल दिए, दूसरा पार्ट जिसका आपको डालना है आप कट किया, यहाँ पे ये दूसरा पेस्ट कर दिया। तो ये डीएनए एडिटिंग जेनेटिक एडिटिंग होता है, जिससे मतलब कि कौन से ट्रेट्स है, मतलब जो डीएनए वुली मैमथ का है उसके कौन से ट्रेट्स कौन से पार्ट ऑफ डीएनए में वो अंडरस्टैंड करना होगा, वो पार्ट निकाल के ये जेनेटिक एडिटिंग करके फाइनल जो डीएनए बनेगा, जो न्यूक्लियाई बनेगा, तो वो न्यूक्लियाई रिप्रोग्राम सेल्स का जो ये न्यूक्लियाई होगा, ये यूज किया जाएगा, इन द एलिफेंट एग सेल्स डाला जाएगा।
तो एलिफेंट का जो एक्स सेल होता है उसमें से उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में होता है, जेनेटिक मटेरियल, तो वो न्यूक्लिया उसका निकाल के ये न्यूक्लिया उसमें डाला जाएगा विथ जेनेटिक एडिटिंग से जो हमने न्यूक्लिया बनाया है, वो न्यूक्लिया डाल के फिर ये एक्स सेल को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करके डेवलप किया जाएगा। मतलब ये कोई वूम में नहीं डाला जाएगा, मतलब फीमेल एशियन एलिफेंट के वूम में डाल के ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बट आर्टिफिशियली होगा, क्योंकि काफी एथिकल कंसर्न्स है इसमें कि कैसा एनिमल प्रोड्यूस होगा, उसको एलिफेंट स्पीशीज एशियन एलिफेंट भी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो काफी एथिकल कंसर्न्स भी है इसमें। एंड हाउ वुड इट बी, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वुड कम आउट इज अ ह्यूज कंसर्न। तो जेनेटिक एडिटिंग में काफी कंसर्न्स तो है, बट ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है फॉर डी एक्सटिंक्शन ऑफ वुली मैमथ, और ये 2 साल लगेंगे जिससे बिफोर दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड। सो ये हार्वर्ड टीम जो है वो कह रहे हैं कि हम ये अचीव करने वाले हैं। तो ये वो है। अगला न्यूज आइटम है ओल्ड कार ओनर्स टू पे टॉक्सिक चार्ज इन लंदन। तो लंदन मेयर सादिक खान, इन्होंने अनाउंस किया है कि अक्टूबर 2017 से जो ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स है लंदन में, उनको एक 10 पाउंड का टॉक्सिक चार्ज पे करना होगा। तो ये टॉक्सिक चार्ज जो पेट्रोल डीजल कार्स है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है, तो ये पुरानी कार्स है, जैसे 2006 से पहले जो रजिस्टर की गई है जनरली वो कार्स होगी, तो उनके 10 पाउंड टॉक्सिक चार्ज पे करना होगा। ऑलरेडी लंदन में एक कंजेस्शन चार्ज है अराउंड 11.5 पाउंड्स का, ये कंजेस्शन चार्ज है जो 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन ऑल व्हीकल्स। सारे जो व्हीकल्स सेंट्रल लंदन में एंटर करेगी उनको ये कंजेस्शन चार्ज पे करना होगा। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए टू कंट्रोल पोल्यूशन इन यूके। अगला न्यूज आइटम है पब्लिक गेट्स नासा इनवाइट्स टू सर्च फॉर न्यू वर्ल्ड। तो ये नासा का वाइज मिशन है, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। तो जो नासा का ये वाइज है वो इंफ्रारेड सर्वे करके या इमेजेस क्लिक की जाती है, तो ये इमेजेस, सीरीज ऑफ इमेजेस का एक मूवी छोटी सी बनाई जाएगी और उसको नासा अपलोड करेगा ऑन इट्स न्यू वेबसाइट। ये बैकयार्ड वर्ल्ड्स करके वेबसाइट है, प्लैनेट 9 डिस्कवर करने के लिए, मतलब 9th प्लैनेट डिस्कवर किया जाए, तो पब्लिक को ये ओपन होगा, तो वो इन इमेजेस को स्कैन थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो न्यू डिस्कवरी की जा सकती है नए प्लैनेट की, तो बेस्ट वे इसके लिए है सिस्टमेटिक सर्च ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन वाइज इमेजेस। तो मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके वो अगर पब्लिक, मतलब बहुत सारी इमेजेस है, तो पब्लिक अगर ये इनिशिएटिव लेती है और वो सर्च करके कोई डिस्कवरी होती है, तो इन पार्टिसिपेंट्स का भी क्रेडिट इनको भी मिलेगा इन द साइंटिफिक पब्लिकेशंस। तो ये नासा ने इनिशिएटिव लिया है। तो वही है, तो कुछ ब्राइटनेस स्पाइक्स है स्टार इमेजेस में या ब्लरी ब्लॉब्स है लाइट स्कैटरिंग की वजह से, तो वो वगैरह ये देख के समझा जा सकता है कि कोई नया प्लैनेट है या नहीं। तो ये है रिगार्डिंग नासा's मिशन। फिर अगला लास्ट न्यूज आइटम है प्रोजेक्ट लून कैन नाउ प्रिडिक्ट वेदर सिस्टम्स। तो प्रोजेक्ट लून गूगल एक्स रिसर्च लैब का एक प्रोजेक्ट है टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू बिलियंस ऑफ पीपल इन डिफिकल्ट टू रीच रूरल एरियाज। तो अर्बन एरियाज में वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया है, पर रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी अब तक नहीं पहुंची है। तो इसके लिए जो ऑनलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर या अंडर सी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो एस्टेब्लिश किया जा सकता करना चाहिए, वो कनेक्टिविटी दैट इज कॉस्टली। तो गूगल ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो बलून्स यूज करती है फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये लून जो है वो प्रोजेक्ट लून ये बलून्स का है, तो ये बलून नेटवर्क बनाया जाता है और उनसे कनेक्टिविटी लाई जाती है, तो उनके ऊपर पूरा अपैरेटस होता है। तो ये जैसे ये प्रेजेंट एक्चुअल इमेज ऑफ गूगल लून प्रोजेक्ट लून का ये बलून है। तो ये बलून स्ट्रेटोस्फीयर में अराउंड 18 किलोमीटर हाई पे यहाँ फ्लोट करते हैं, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में वेदर स्ट्रीम्स चेंज होती है, वेदर कंडीशंस चेंज होती है, तो इस वजह से ये अफेक्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं वगैरह, तो ये कंसर्न्स रेज हुए थे। तो इसीलिए अभी गूगल ने कहा है कि हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करके वेदर प्रेडिक्शन एक्यूरेटली करना क्या तरीका ढूंढ लिया है, तो इस वजह से अब ये बलून्स एक ही जगह पे लंबे टाइम तक रह सकते हैं। तो ये उन्होंने अचीव किया है, उसकी ये न्यूज है। तो वो बलून्स लोअर रेज भी कर सकते हैं अपने ऑल्टीट्यूड वगैरह, तो वो चेंज डायरेक्शन कर सकते हैं, तो जैसे वो सिचुएशन है वैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो वो पॉइंट यहाँ पे है। तो ये प्रोजेक्ट लून के बारे में। तो ये नेटवर्क ऑफ बलून्स जैसे है, तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स 18 फेब के। थैंक यू।